बाद यहाँ कांग्रेस को मजबूती मिल रही है, ये समझेंगे, या यहाँ पर सीधा का सीधा जो हाल है वो पश्चिम बंगाल की तरह होने जा रहा है क्या, ये भी समझेंगे। तो इन आंकड़ों को अब इंतजार का, जो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं और बहुत सारे साथी लिख रहे हैं बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, तो हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, टाइम तो बहुत हो गया है। और अब उत्तर प्रदेश की तरफ आए और जब 5 राज्यों की बात हो, विश्लेषण करना हो, उन पर सिर्फ आंकड़े रख दें तो काम होता नहीं, अच्छा नहीं लगता। इसलिए अब ये 4 पार्ट में उत्तर प्रदेश को हमने बांटा हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, मध्य उत्तर प्रदेश है और बुंदेलखंड है। लेकिन पिछली बार जैसे हम लोग लेकर आए थे, सबसे पहले बुंदेलखंड पे आपके सामने हम लेकर आएंगे कि बुंदेलखंड के आंकड़े क्या है। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश की दलीय स्थिति 2017 में क्या थी, ये हम आपके सामने लाना चाहते हैं। 2017 में जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव में उत्तर प्रदेश की दलीय स्थिति क्या थी, ये देखिए। बीजेपी 312 सीटें, कुल 325 सीटें आई थी बीजेपी गठबंधन को, यानी एनडीए को, जिसमें से अकाली अपना दल को, बार बार मैं अकाली की तरफ चला जाता हूं क्योंकि पंजाब से सीधे आते हैं हम जब उत्तर प्रदेश, अपना दल, जी हां, अनुप्रिया पटेल वाला अपना दल और ओम प्रकाश राजभर वाला सुभासपा यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, इन दोनों का गठबंधन था। लेकिन इस बार अनुप्रिया पटेल तो साथ में है बीजेपी के साथ में, लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो है यानी कि सुभासपा, ओम प्रकाश राजभर, वो अब सपा के पाले में जा चुके हैं। अब सपा कितनी मजबूत होती है, क्योंकि 4 सीटें लेके आए थे, लेकिन ये 4 सीटें मायने नहीं रखते। मायने जो हैं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश रखता है सुभासपा के साथ। और तो 325 सीटें बीजेपी के खाते में। समाजवादी पार्टी का उस वक्त गठबंधन था कांग्रेस के साथ में, राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों यूपी के लड़के, लेकिन कमाल नहीं कर पाए। 47 और 7 कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी। लेकिन उसके बाद बीएसपी अकेले चुनाव लड़ी, 19 सीटें बीएसपी के खाते में और अन्य के खाते में 5 सीटें आई थीं। कुल 403 सीटों का बहुत बड़ा सूबा, 403 सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में। देश का कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां 403 सीटें हैं, ये राज्य उत्तर प्रदेश है। तो अपने आप में हम लोगों के लिए भी एक बड़ा काम है, बड़ी चुनौती रहती है कि 403 सीटों पर सर्वे करो और उसके बाद आप लोगों के बीच आंकड़े लेकर हम आए। इसलिए हम लोगों ने 4 पार्ट में इसको बांटा हुआ है। अब आइए 403 में से 325 सीटों के साथ कांग्रेस, माफ करें, बीजेपी वहां सरकार में है। और लेकिन क्या कांग्रेस जो पिछली बार 7 सीटें पाई थी, इस बार इन 7 सीटों में बढ़ोतरी हो रही है? अगर आप आंकड़े याद कीजिए, पिछले आंकड़े, तो उन आंकड़ों में कांग्रेस जो थी 25 से 30 के बीच थी। उससे पहले, ये और पहले का आंकड़ा बता रहा हूं, पिछला आंकड़ा अगर याद करें तो उस समय कांग्रेस जो थी वो शायद लगभग 15 से 20 सीटों के बीच में थी। लेकिन इस बार कहां है कांग्रेस, ये भी समझेंगे। इस बार कांग्रेस कहां है, प्रियंका गांधी का जो काम है वो कितनी मजबूती के साथ दिखाई दे रहा है धरातल पर, या क्या कांग्रेस का हाल पश्चिम बंगाल की तरह होने जा रहा है, ये भी समझेंगे। आइए अब बढ़ें आगे, बुंदेलखंड क्या कहता है ये जाने। क्या सबसे पहले बुंदेलखंड के आंकड़े ही ले आते हैं, उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बुंदेलखंड में 19 सीटें हैं और उन 19 सीटों में इस बार आप याद कीजिए कि 19 की 19 सीटें पिछली दफा, मुझे जहां तक ध्यान है, 2017 में बीजेपी के खाते में चली गई थी। लेकिन इस बार क्या बुंदेलखंड में ऐसा होने जा रहा है? आइए जरा फटाफट आंकड़ों को लेकर आइए सामने और उसके बाद समझते हैं कि बीजेपी, देखिए बीजेपी 19 नहीं बल्कि 19 में से मात्र 10 से 12 सीटें लेकर आ रही है, लेकिन नंबर 1 पार्टी बन रही है बीजेपी। बीजेपी के जो साथी हमें देख रहे हैं वो इन आंकड़ों को देख करके खुश हो सकते हैं कि बुंदेलखंड में 10 से 12 सीटों के साथ बीजेपी बुंदेलखंड में नंबर 1 पार्टी है। जबकि समाजवादी पार्टी 2 से 4 सीटें आ रही हैं, बसपा के खाते में 2 से 4, माफ करें, समाजवादी पार्टी 4 से 6 सीटें और बसपा 2 से 4 सीटें। माफ कीजिए, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। समाजवादी पार्टी 4 से 6 और बसपा 2 से 4 सीटें। बहुत अंतर है समाजवादी पार्टी और बीजेपी में, जबकि कांग्रेस यहां खाता नहीं खोल पा रही है, अन्य कोई दल खाता नहीं खोल पा रहे हैं। और ये आंकड़े बुंदेलखंड के कुल 19 सीटों में से ये आंकड़े आपके सामने हैं। अब जरा चर्चा के लिए आते हैं सीधे प्रशांत टंडन जी आपके पास। कुछ दिनों पहले आप बुंदेलखंड में थे, झांसी, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है।
क्या ये आंकड़े कहते हैं, और क्या बीजेपी जो पिछली दफा जितनी मजबूती के साथ पूरा का पूरा सुपड़ा साफ हो गया था विपक्षियों का, और बीजेपी बिल्कुल एक तरफा वहां जीत करके आई थी, अब क्या कुछ दिखाई दे रहा है बुंदेलखंड में? बुंदेलखंड तो राजीव जी जाना इसीलिए जाता है कि वो एक तरफा रहता है और वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होता। लेकिन इस बार जब मैं वहां कुछ दिन पहले गया था, 10 दिन पहले करीब, तो वहां मुझे दिख रहा था कि थोड़ा समाजवादी पार्टी को लेकर लोगों के अंदर और खासकर युवा वर्ग में वो उत्साह है, और युवा वर्ग का जो वोट है वो कट रहा है बीजेपी का, जो जिसकी प्रमुख वजह बेरोजगारी हम कह सकते हैं। महिलाओं का कांग्रेस का क्या मैसेज है वो मैं नहीं देख पाया वहां पे, लेकिन एक बड़ी आश्चर्य की बात यह कि ये बीएसपी की बड़ी स्ट्रांग जगह रही है, और वो बीएसपी वहां इतना पीछे जा रही है। इसका मतलब है कि बीएसपी अपना जो उनका दलित वोट है वो तो नहीं खिसका है, उनसे जो दूसरा मुस्लिम वोट या दूसरा वोट खिसक रहा है, ऐसा संकेत आपके सर्वे से मुझे दिख रहा है, क्योंकि वो बीएसपी की सबसे स्ट्रांग जगह है। दूसरी एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बुंदेलखंड में जो कुल सीटें हैं, कुल सीटों के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो बीजेपी को जितनी बड़ी बढ़त बुंदेलखंड में मिल रही है उतनी बाकी के 3 क्षेत्रों में शायद ना मिले। जैसा सर्वे आगे बढ़ेगा हम देखेंगे उसको। दूसरी एक बात राजीव जी मुझे ये कहनी है कि जो चुनाव यहाँ है 10 अगले 10 तारीख को, वो चुनाव में 9 मंत्रियों की किस्मत फंसी हुई है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, किसान की भूमि पर चुनाव है, जहां से प्रधानमंत्री आज नहीं जा पाए वहां पे चुनाव है, और ये पहले 2 फेज के चुनाव 113 सीट के, 58 और 55 सीट के अलग अलग फेजों में, ये बाकी उत्तर प्रदेश की धारा को तय कर देंगे। और उत्तर प्रदेश का एक और रिकॉर्ड मैं बता दूं, उसके बाद में क्षमा चाहूंगा क्योंकि मुझे दिल्ली के लिए निकलना है यहाँ से। तो एक कि 35 साल की पॉलिटिक्स में उत्तर प्रदेश में एक भी मुख्यमंत्री रिपीट नहीं हुआ है। तो इस पृष्ठभूमि के साथ आप ये चुनाव होने जा रहा है, और अब मुझे दिल्ली के लिए निकलना होगा, तो क्षमा चाहूंगा सबसे, बिल्कुल दर्शकों बहुत से। सही बात, 2-3 प्रमुख बातें आपने यहाँ रखी हैं। एक बात तो ये कि 35 साल का इतिहास है, एक भी मुख्यमंत्री रिपीट नहीं हुआ। क्या इस बार योगी आदित्यनाथ रिपीट होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उसके साथ साथ बुंदेलखंड एक तरफा जाता है, लेकिन जैसा प्रशांत जी कह भी रहे हैं कि बुंदेलखंड जो है वो इस बार वहाँ के युवा बेरोजगारी को लेकर के काफी चिंतित हैं, और वो एक मुद्दा बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या दलित वोट जो है वो मायावती का साथ छोड़ चुके हैं दलित वोटर्स, या दलितों और मुसलमानों की जो जोड़ी थी वो टूट चुकी है यहाँ पर, और वो समाजवादी पार्टी की ओर जा रहे हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी को यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर एक बार फिर से स्क्रीन पर ले आइए बुंदेलखंड के आंकड़े, तो उन आंकड़ों के आधार पर देखिए, बिल्कुल राइट साइड में बुंदेलखंड 19 सीटें हैं कुल। 19 में से पिछली बार 19 की 19 सीटें गई थी बीजेपी के खाते में। इस बार यहां पर बुंदेलखंड में 10 से 12 सीटें बीजेपी के खाते में आती हुई दिखाई दे रही हैं बुंदेलखंड में, जबकि 4 से 6 सीटें समाजवादी पार्टी और 2 से 4 सीटें बसपा के खाते में। कांग्रेस यहां खाता नहीं खोल पा रही है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि क्या यहां पर बीजेपी को डेंट लग रहा है, या बीजेपी के जो समर्थक हैं वो खुश हो सकते हैं कि चलिए इस एंटी इनकम्बेंसी में भी बीजेपी इतना अच्छा कर रही है। बुंदेलखंड की 19 सीटों में से 10 से 12 सीटें, यानी अगर इन दोनों का मीन निकालें आप, तो 11 सीटें लेकर के बीजेपी नंबर 1 पार्टी और बहुत बड़ी पार्टी बुंदेलखंड के लिए। अगर वहीं सिर्फ इन 19 सीटों के विधानसभा का चुनाव हो तो यहां पर सरकार बना रही है बीजेपी। लेकिन खैर, चुनाव जो है वो 403 सीटों के हैं, और 403 सीटों में से जो जीतेगा वही सिकंदर होगा, यानी कि उसी की सरकार होगी और वही यहां अपना मुख्यमंत्री बनाएगा। ऐसा होगा क्या? आइए एक बार राहुल लाल जी आपके पास फिर से आना चाहूंगा। बुंदेलखंड क्या कहते हैं इन आंकड़ों को देखकर? देखिए, आंकड़े बिल्कुल अनुमान के मुताबिक हैं, क्योंकि देखिए बुंदेलखंड ही पूरे उत्तर प्रदेश को अगर हम लोग देखें, चाहे पूर्वी यूपी, पश्चिमी यूपी, अवध का क्षेत्र या मध्य क्षेत्र,
बुंदेलखंड, उसमें से एकमात्र जगह ये शुरुआत से है जहां पे कि बीजेपी को बढ़त है हासिल। तो वो बढ़त भी अब धीरे धीरे कहीं न कहीं उस बढ़त में भी क्षरण है, लेकिन हाँ, बुंदेलखंड में बीजेपी का एक सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अगर उत्तर प्रदेश में कहीं होगा तो बुंदेलखंड ही होगा। तो इसको लेके बीजेपी के लिए खुशी मनाने वाला जगह है ये, कि वो मना सकती है खुशी, चूंकि देखिए दूसरे तमाम जगह जहां का आप पिटारा आप खोलने वाले हैं, वहां पे जमीन पे आप भी इधर काफी ज्यादा जो है कि ग्राउंड से आपकी भी जो है आप ग्राउंड पे लगातार बने हुए हैं, और मैं भी पश्चिमी यूपी काफी गया हूं वहां पे। तो वहां के जो स्थितियां हैं वो स्थितियां बीजेपी के लिए बिल्कुल डराने वाली स्थितियां हैं वहां पे। तो जो बुंदेलखंड में देख रहे हैं, इससे बिल्कुल अलग, बिल्कुल उल्टा सिचुएशन हम लोग आगे के समय में देखेंगे। देखिए अभी भी वहां पे बुंदेलखंड के लोगों से जब आप बातचीत कीजिए, उन लोगों से कुछ भी कीजिए, तो देखिए पानी का मुद्दा जो उनका मुद्दा था, या दूसरे तमाम जो पैकेज का मामला था, देखिए पैकेज तो कब के घोषित हुए थे, वो तब उसके ऊपर चुप्पी साध लिया गया। तो तमाम जो बुनियादी बेसिक आवश्यकताएं थी बुंदेलखंड में, उसको लेकर भी सरकार कहीं कहीं बहुत ज्यादा उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकी है। यही कारण है कि जो पिछले बार जो क्लीन स्वीप की स्थिति थी, उस क्लीन स्वीप की स्थिति में कहीं कहीं एंटी इनकम्बेंसी जो हम लोग कह रहे हैं, वो एंटी इनकम्बेंसी, दोहरा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना बुंदेलखंड में भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है इस समय। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और बुंदेलखंड में, लेकिन अमलेंदु जी, बुंदेलखंड सुपड़ा साफ पिछली बार, क्या इस बार भी होगा, या ये जो आंकड़े दिख रहे हैं यही सामने भी होगा? क्योंकि ये तो आज के आंकड़े हैं, अभी चुनाव में देरी है, अभी टाइम है। राजीव जी, असल में वहां समाजवादी पार्टी ने कुछ टिकटों में बंटवारे में लगता है कुछ गड़बड़ी कर दी है, जिसकी वजह से उसका आंकड़ा थोड़ा कम जा रहा है। मुझे लगता है बुंदेलखंड में भी समाजवादी पार्टी का आंकड़ा और ऊपर जाता है अगर वहां टिकटों का बंटवारा ठीक ठाक तरीके से हुआ होता। आयातित कुछ लोगों को जो लिया उनको लेकर के नाराजगी सपा के ही वोटर्स में वहां थोड़ी सी देखी गई है। दूसरी बात यह है कि जो वहां बहुजन समाज पार्टी है वो डाउन जा रही है, तो उसके 2-3 कारण हैं मुझे जो लगता है। एक तो जो वहां उसकी जो प्रमुख स्तंभ थे, एक थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, दूसरे थे बाबू सिंह कुशवाहा। ये दोनों जो हैं वो बहुजन समाज पार्टी से इस समय बाहर हैं। तो इसका भी मुझे लगता है ये बहुजन समाज पार्टी को वहां थोड़ा सा डेंट लगा है, जिसकी वजह से जो उसका गढ़ समझा जाता था वो थोड़ा नुकसान की स्थिति में बहुजन समाज पार्टी है। हालांकि वहां मुस्लिम आबादी ज्यादा नहीं है, कम है, लेकिन फिर भी जो भी वहां समीकरण बनता था वो दलितों पिछड़ों का ही वहां खासतौर से बनता था। तो उसकी वजह से थोड़ा मुझे लगता है बसपा को नुकसान जो हो जाएगा। बसपा वहां अच्छा लड़ जाती तो हो सकता है सपा को थोड़ा वहां शायद नुकसान हो जाता, लेकिन अब जो परिस्थितियां दिख रही हैं उसमें एक संदेश तो जा रहा है राजीव जी, जो बसपा को भी नुकसान की जो मैं बात कह रहा हूं वो ये भी जा रही है कि बसपा अगर मजबूती से लड़ती है तो ये संदेश अब साफ जाने लगा है। मतलब ये पता नहीं परसेप्शन सही है या गलत है या जो भी है, लेकिन जनता के बीच ये बात है कि अगर बसपा की सीटें बढ़ती हैं और बसपा मजबूत होती है तो ये आखिर में जाएंगे बीजेपी के साथ ही। तो ये परसेप्शन जो है ये मुझे लगता है कि जो बसपा की थोड़ा बहुत वोटर मतलब जो जाता भी जो सपा को देना नहीं चाहता था वो भी लौट के फिर जो है भाजपा के विरोध में सपा की तरफ जाएगा। तो ऐसी स्थितियां जो है मुझे लग रही हैं। और ये जो अगर समाजवादी पार्टी वहां 4 से 6 सीटें भी ले रही है हम लोगों के ओपिनियन पोल के मुताबिक, तो मुझे लगता है कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चिंता का विषय होना चाहिए निश्चित तौर पर। चूंकि बुंदेलखंड में सपा का गढ़ नहीं है, वहां उसका जो कोर वोटर जिसे कहा जाता है वो कोर वोटर सपा का वहां नहीं है। उसके बावजूद अगर समाजवादी पार्टी बुंदेलखंड में 4 से 6 सीटें ले रही है तो ये आगे जब आप बढ़ेंगे पूर्वांचल में जाएंगे, पश्चिम में जाएंगे या मध्य उत्तर प्रदेश, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय हो जाएगा। तो बुंदेलखंड में अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर इतना नुकसान हो रहा है, मतलब आप एक तरह से कह लीजिए आधा का नुकसान हो रहा है, तो ये नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी को बाकी उत्तर प्रदेश में बहुत जबरदस्त तरीके से नुकसान होगा। जी राजीव जी। जयशंकर जी, बुंदेलखंड 10 से 12 सीटें, 19 की जगह पे 10 से 12 है, लेकिन फिर भी कहें तो अभी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बीच भी बुंदेलखंड में भाजपा मजबूती के साथ यहां पर चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। जी राजीव जी, पूरे उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड ही ऐसा है। पिछली बार भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, लेकिन हमको लग रहा है कि अभी वहाँ पर भी सिनेरियो थोड़ा सा बदल रहा है। क्योंकि देखिए, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस जिस रफ्तार से कमज़ोर होंगी, जिस हद से कमज़ोर होंगी, उसी हद से समाजवादी पार्टी वहाँ मजबूत होगी। जो सामाजिक समीकरण है, ख़ास तौर से जो वहाँ ब्राह्मण और कुर्मी और कोई भी कुशवाहा लोग भी हैं वहाँ पे, ये वहाँ डिसिसिव मतदान करते हैं। तो ब्राह्मण, मैं पिछले महीनों में गया था, चित्रकूट गया था। चित्रकूट में काफ़ी करवी और अगल बगल के इलाकों, राजापुर में ही गया था मैं। तो
कुर्मी लोगों का जो पहले वो लोग कम्युनिस्ट पार्टी के साथ होते थे, बाद में बहुजन समाज पार्टी और कुछ हद तक समाजवादी पार्टी के साथ भी जुड़े थे, लेकिन अब इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ चूंकि उस ढंग का नहीं रहा, जुड़ाव नहीं रहा है, तो इसलिए वो उनका झुकाव जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ हुआ है। और अकलियत के लोग, नसीमुद्दीन सिद्दीकी अभी कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन कांग्रेस की कोई सीट नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब यह है कि उनके इलाके में भी जो अकलियत के लोग हैं, अल्पसंख्यक मतदाता हैं, वो उनका रुझान जो है समाजवादी पार्टी की तरफ ही जा रहा है। सबसे आश्चर्य की बात है, जो भाजपा का कोर वोट ब्राह्मण वोट हुआ था, उसमें भी काफ़ी बिखराव दिखाई दे रहा था। उस समय भी मुझे दिखाई दे रहा था, लोग बता रहे थे, जो बिजनेसमैन थे, वहाँ के व्यापारी समुदाय था, उन लोगों में भी एक तरह का गुस्सा, एक तरह का आक्रोश वहाँ देखने को मिल रहा था। अब ये पता नहीं रुझान उस समय का फिर अभी बदल रहा है रुझान, हो सकता है कि अभी हमको लगता है कि 10-15 दिन बाद ही उधर चुनाव भी होगा तीसरे या चौथे चरण में होगा, चौथे चरण में होगा बुंदेलखंड में मतदान। लेकिन भाजपा खुश हो सकती है कि जहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रुहेलखंड, अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश में उसका सुपड़ा साफ हो रहा है, वहाँ पे कम से कम आधी सीटें या आधी से कुछ ज़्यादा सीटें उनके पास आती हुई दिखाई दे रही हैं। हमको लगता है कि इसमें भी उनकी सीटें और कम होंगी और समाजवादी पार्टी की सीटें और बढ़ेंगी, क्योंकि अखिलेश यादव जब उस इलाके में गए थे ना, उनका जो विजय रथ निकला था उस इलाके में, तो काफ़ी देर रात तक लोगों ने इंतजार किया था, बड़ी भीड़ थी काफ़ी, उस समय सड़कों पर काफ़ी लोग जमा हुए थे। तो अगर वो ट्रांसलेट होता है, और मुझे लगता है कि देखिए एक चीज़ और है कि प्रदेश में जो एक लहर जो चलती है, बनती है, पिछली बार ऐसा ही हुआ था कि जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में जो लहर चली, वो लहर फिर कहीं रुकी नहीं। फिर वो जैसे बुंदेलखंड में 19 की 19 सीटें ले गई, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अधिकतम सीटें, आजमगढ़ जिले को छोड़ दीजिए हमारे, तो अधिकतम सीटें भारतीय जनता पार्टी लेके गई थी, तो कहीं बीच में रुक नहीं पाई थी लहर। इस बार जो दिखाई दे रहा है, जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम लोगों को घूमने को देखने को मिला था, वो अगर उसी ढंग का कुछ वेव बनती है, पॉलिटिकल वेव बनती है, तो हमको लगता है बुंदेलखंड भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगा। सामाजिक समीकरण तो सब जगह गड़बड़ हुए हैं। जो इनका पहले था कि जो अदर देन यादव ओबीसीज को साधने की कोशिश की थी इन्होंने, अदर देन जाटव दलितों को साधने की कोशिश की है। अब सबसे आश्चर्य की बात है, पता नहीं, हालांकि मैं बीच बीच में बोलता था, कहता भी था इस बात को, जाटव समाज हमारे यहाँ जो चमार लोग कहते हैं, जिनको दलित जातियों में होते हैं, तो उन लोगों का झुकाव समाजवादी पार्टी के, खासतौर से उनके जो युवा तबका है, उनका जो पढ़ा लिखा और युवा तबका है, पता नहीं लोहिया और अंबेडकर की थियरी काम कर रही हो एकजुट होने की, जो उनकी बात 1955 के आसपास जब शुरू हुई थी, लेकिन उसी बीच में अंबेडकर साहब का निधन हो गया था, तो वो बात रुक गई थी। बीच में कई बार कोशिशें भी हुई, लेकिन उससे जिस तरह से मायावती जी और उनकी बहुजन समाज पार्टी गठबंधन से अलग हुई, उसके देखते हुए दलितों का युवा वर्ग है, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं आ रहा है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी दलितों का उत्पीड़न कर रही है, दलित बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, और दूसरी तरफ हमारी बहन जी जिन पर हमने बुरा भरोसा किया था, जो उनके नेता कांसीराम जी ने भी दलितों को सत्ता दिलाने की बात कही थी, वो कहीं और भाजपा के बी टीम के रूप में दिखाई दे रही हैं। ये जो फैल रहा है, इसका ही मुझे कारण लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार फिर बहुत अच्छा करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। और बहुजन समाज पार्टी के तो बहुत सारे लोग या तो कांग्रेस में चले गए या फिर समाजवादी पार्टी में चले गए। रामाचल राजभर, लालजी वर्मा जैसे लोग कद्दावर नेता थे ये लोग। तो इसको लेते हुए हमको लगता है कि बुंदेलखंड में भी कुछ न कुछ इसका इफेक्ट दिखाई देगा। जी बिल्कुल, बुंदेलखंड में इफेक्ट दिखाई देगा। और दिखाई अभी तो जो दिख रहा है वो यही कि 10 से 12 सीटें बीजेपी लेके आ रही है, जबकि 4 से 6 सीटें 19 टोटल बुंदेलखंड में है। और तीसरे, चौथे और पांचवें तीनों चरण में अलग अलग जो जिले हैं जयशंकर जी, उसमें तीनों फेज में अलग अलग मतदान है। बुंदेलखंड छोटा सा हिस्सा, 13 मात्र सीटें, लेकिन अलग अलग जिले उसमें, और 3 खंडों में, यानी कि 3 फेज में अलग अलग चुनाव हो रहे हैं बुंदेलखंड में। तो खैर, इससे इतर